हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि साइटोजेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। गोल्जी बॉडी सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी या इन्वेंशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो खोज होती है वो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया? गोल्जी बॉडी जो होती है, इस गोल्जी बॉडी की खोज की। गोल्जी बॉडी जो होती है इसको एनिमल सेल्स के अंतर्गत तो हम तो क्या कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल्स की बात करते हैं अगर हम, या पादप कोशिकाओं की, तो प्लांट सेल्स की जो गोल्जी बॉडी होती है, इन प्लांट सेल की गोल्जी बॉडी को हम क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो प्लांट सेल्स की जीबी क्या है? गोल्जी बॉडी। जीबी को क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। डिक्टियोसोम कहते हैं। तो पादप कोशिकाओं की जो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी जो होती है, इन गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। अब इनकी संख्याओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो जनरली जो एक कोशिका होती है या एक सेल्स होती है, उस एक कोशिका के अंतर्गत क्या पाया जाता है? एक ही गोल्जी बॉडी या एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर उपस्थित होता है। तो जनरली क्या है, सामान्य बात करें तो एक सेल बराबर क्या होगी? एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स या एक गोल्जी बॉडी कहेंगे इसको हम, एक गोल्जी बॉडी। तो इसकी संख्या क्या होगी? सामान्यतः क्या होती है, एक कोशिका के अंतर्गत एक गोल्जी बॉडी या एक कोशिका पाई जाती है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप एक यकृत की कोशिकाएं होती है। यकृत में क्या होता है? तो यकृत की एक कोशिका के अंतर्गत 50 गोल्जी बॉडी पाई जाती है। क्या होता है? 50 गोल्जी बॉडी पाई जाती है, जो कि एक बड़ा ही अपवाद या एक्सेप्शन होता है। तो हम देखते हैं कि संख्या में सामान्यतः सभी में तो क्या होता है, एक कोशिका के अंतर्गत एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक यकृत पाया जाता है जिसकी एक कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? 50 गोल्जी बॉडी यहाँ पर उपस्थित होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संख्या के बाद इसकी आकार की। तो आकार जो होता है, पादप कोशिकाओं का बात करें या जंतु कोशिकाओं, दोनों ही कोशिकाओं में इसका आकार कैसा होता है? बड़ा आकार लिए हुए होती है। या जो मेन आकार देखें तो इसका आकार जो होता है वृत्ताकार या स्फेरिकल जिसको कहते हैं, तो वृत्ताकार या स्फेरिकल होता है। प्लस दूसरा जो होता है वह चपटी होती है या फ्लैट संरचना होती है या तश्तरीनुमा डिस्क लाइक संरचना भी हो सकती है इसकी, या कभी कभी तो इसका इरेगुलर शेप भी या अनियमित आकार भी इसका पाया जाता है। तो अनियमित आकार भी इसका देखने को हम मिलता है। और इसकी अब स्थिति की बात करते हैं या पोजीशन जो होती है, सिचुएशन, यह स्थिति या सिचुएशन क्या होती है? तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक या जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में इसकी स्थिति या पोजीशन पाई जाती है। तो यह सर्वाधिक रूप से देखने को कहाँ मिलती है? तो केंद्रक अथवा जीव द्रव्य कला के पास। जीव द्रव्य कला क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला के पास। तो इसकी स्थिति जो होती है केंद्रक अथवा
जीवद्रव्य कला के पास हमको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करिए तो तीनों बात जो हमने चार बात की कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तथा संख्या जो होती है एक कोशिका के अंतर्गत एक होती है, लेकिन सिर्फ यकृत की कोशिकाएं ऐसी होती है जिसकी एक कोशिका के अंतर्गत 50 गोल्जी बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसका आकार बड़ा आकार होता है, वृत्ताकार चपटी संरचना है या अनियमित आकार भी इसका हम देख सकते हैं। और इसकी स्थिति देखें या पोजीशन देखें तो यह केंद्रक या जीवद्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में हमको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो जो गोल्जी बॉडी होती है, इस गोल्जी बॉडी की संरचना में एक दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी की परासंरचना जिसको कहते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी की जो संरचना होती है, इस संरचना के लिए हम इसका फर्स्ट में इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम के अंतर्गत बहुत ही सिंपल सा डायग्राम होता है इसका कि इसकी संरचना के अंतर्गत तीन टाइप की क्या होती है, तीन भाग या तीन अवयव मिलते हैं और ये तीनों अवयव मिल करके क्या बनाते हैं, गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। तीन प्रकार के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होती है सिस्टर्नी जिसको हम कहते हैं कुंडिकाएं भी कहते हैं, सिस्टर्नी या कुंडिकाएं। दूसरा जो होता है वो होता है नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स कहते हैं जिसे। और थर्ड जो होता है वो है वेसिकल्स या पुटिकाएं भी इसे कहते हैं। तो फर्स्ट जो भाग होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। सेकेंड जो भाग होता है वो होती है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं जिसको कहते हैं। और थर्ड लास्ट भाग जो होता है वो है वेसिकल्स या पुटिकाएं अथवा आशय भी इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो होती है तीन प्रकार के भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग जो होता है इसका क्या होता है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होती है वह तीन जो मुख्य भाग होते हैं उसका पहला भाग होती है सिस्टर्नी जिसको क्या कहते हैं, कुंडिकाएं भी इसे कह सकते हैं। कुंडिकाएं या जो सिस्टर्नी होती है वह चपटे आकार की प्लस जो थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है वह थैलीनुमा संरचना प्लस लंबी लंबी या कलामय आवरण जो होते हैं या मेम्ब्रेनस आवरण जिसको कहते हैं, वही मेम्ब्रेनस आवरण जो होती है, चपटी संरचनाएं जो होती है इस टाइप की यहाँ पर, तो उन्हीं कलामय आवरण को या मेम्ब्रेन्स होती है इसमें आवरण पाए जाते हैं। तो इन्हीं आवरणों को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी या कुंडिकाएं कहते हैं। सिस्टर्नी या कुंडिकाएं क्या है, चपटी थैलेनुमा लंबी संरचना है और इन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं, लंबी व कलामय भी संरचना होती है ये, ठीक है, कलामय रचना होती है, कलामय रचना होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। और ये व्यवस्थित कैसे होती है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो यह एक के ऊपर एक इस टाइप से व्यवस्थित होती है। तो एक के ऊपर एक व्यवस्थित, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। और इनकी संख्या की बात करते हैं कि सिस्टर्नी की संख्या कितनी पाई जाती है, तो जो एनिमल सेल्स होती हैं उस एनिमल सेल्स के अंतर्गत सिस्टर्नी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 से 10। व प्लांट्स की बात करें अगर हम, तो प्लांट्स की बात में 2 से 20 होती है। तो बॉटनी के अंतर्गत हम देखते हैं कि
पादप कोशिकाएं जो होती है, उस पादप कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी होगी, सिस्टर्नी की संख्या 2 से 20 देखने को मिलती है। और अगर एनिमल की बात करते हैं तो इसकी संख्या 4 से 10 सिस्टर्नी की संख्या हम देखने को मिलती है। और एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सिस्टर्नी के 2 टाइप के यहाँ पर फेसेस पाए जाते हैं या उसके 2 तल देखने को मिलते हैं। तो सिस्टर्नी में क्या होते हैं, 2 तल देखने को मिलते हैं और इन दोनों ही तलों को क्या कहते हैं, फर्स्ट जो होता है सिस फेस और जो दूसरा होता है इसको कहते हैं ट्रांसफेस। फर्स्ट सिस फेस और सेकंड जो होता है ट्रांसफेस। सिस फेस जिसको उत्तल सतह भी कहते हैं, जो कि उत्तल दर्पण होता है या कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, उस कॉन्वेक्स मिरर से इसकी समानता पाई जाती है, तो इसे कहेंगे सिस फेस। और ट्रांसफेस जो उत्तल दर्पण के समान इसकी संरचना देखने को मिलती है वह होती है ट्रांसफेस होती है। तो यह दोनों प्रकार के सिस फेस और ट्रांसफेस मिलते हैं और क्या करते हैं, सिस्टर्नी अथवा कुंडिकाओं का निर्माण करते हैं। यह जो भाग होता है यह होता है सिस्टर्नी का भाग होता है या सिस्टर्निया होती है। संख्या में कितनी है, 2 से 20 तक पाई जा सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक 4 से 6 संरचना पाई जा सकती है यहाँ पर। तो 2 से 20 के से लगाकर सिस्टर्नियों की संख्या यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह तो हुआ फर्स्ट भाग। और सेकेंड भाग जो होता है इसका होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है या नलिकाएं जिसको कहते हैं, नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स क्या है, तो सेकेंड ट्यूब्यूल या नलिका जो होती है वो क्या होती है कि 2 प्रकार की जो सिस्टर्नियाँ होती है, वो 2 सिस्टर्नियों के बीच का जो खाली स्पेस होता है या नलीनुमा संरचना होती है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो होता है, उसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नलिकाएं अथवा ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ये देख रहे हैं हम, 2 जो सिस्टर्नीज होती है, इन 2 सिस्टर्नियों के बीच का जो खाली स्पेस होता है, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है या नलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो दो सिस्टर्नी के मध्य उपस्थित जो भाग होता है, बीच का जो भाग होता है, उपस्थित भाग नलिकीय रूप में होता है या नलिकीय संरचना होती है। उपस्थित नलिकीय संरचना क्या कहलाती है, ट्यूब्यूल्स अथवा नलिकाएं जिसको कहते हैं। संरचना ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं कहलाती है। और थर्ड लास्ट भाग जो होता है इसका वो क्या होता है, वेसिकल्स, या जिसको हम इसे कहते हैं आशय अथवा पुटिकाएं भी इसे कह सकते हैं। तो वेसिकल्स या आशय क्या है, तो हम देखते हैं कि सिस्टर्नी जो होती है उसके हमने 2 तल या 2 फेसेस देखे थे अभी, एक सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांसफेस। तो हम सिस फेस कौन सा होता है, तो ये वाला जो भाग होता है इसका ऊपरी भाग, वो तो होता है इसका सिस फेस। और ये जो भाग होता है इसका कॉर्नर वाला भाग, इस भागों को क्या कहते हैं, ट्रांसफेस। ये तो जो सिस्टर्नी का ट्रांसफेस होता है, इस ट्रांसफेस के ऊपर कुछ छिद्रनुमा जो संरचनाएं होती है या छेद लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं छेद लाइक स्ट्रक्चरों को क्या कहते हैं, वेसिकल्स अथवा पुटिकाएं या आशय कहते हैं। तो वेसिकल्स या आशय या पुटिकाएं क्या हैं, वेसिकल्स, पुटिकाएं अथवा आशय जो होती है, तो सिस्टर्नी की, ये सिस्टर्नी और सिस्टर्नी का ये क्या है, ट्रांसफेस। तो सिस्टर्नी की ट्रांसफेस पर छिद्रनुमा संरचना, छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, जिसे वेसिकल कहते हैं। तो इस टाइप से हमने अभी देखा कि गोल्जी बॉडी की जो संरचना होती है, इस गोल्जी बॉडी की संरचना के अंतर्गत 3 प्रकार की क्या होती हैं,
भाग पाए जाते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से भाग? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, तीन भाग होते हैं यहाँ पर, और तीनों ही भाग इसका संरचना का निर्माण करती है। अब तीनों संरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन, जो गोल्जी बॉडी होती है, वह किन किन भागों से मिलकर बनी होती है, किन किन पदार्थों से यह मिलकर बनी होती है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी देखते हैं हम। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले ये जो गोल्जी बॉडी होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वह सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है। तो प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 60% यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन होता है। और लिपिड जो होता है वह भी पाया जाता है। लिपिड जो होता है यहाँ पर कितना होगा? 40% जो होता है वह क्या है? लिपिड होता है। और दूसरे अन्य पदार्थ भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अन्य पदार्थों के रूप में यहाँ पर फोस्फोएसिटिक एसिड, फोस्फो एसिटिक एसिड, और दूसरा जो होता है अन्य पदार्थ में फोस्फोटाइडिक एसिड, फोस्फोटाइडिक एसिड। तो जो केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले ये लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड और अन्य पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? फोस्फोएसिटिक एसिड और फोस्फोटाइडिक ग्लिसरॉल, या फोस्फोटाइडिक एसिड भी जिसे कह सकते हैं, या फोस्फोटाइडिक ग्लिसरॉल ही लिख सकते हैं हम इसे, फोस्फोटाइडिक ग्लिसरॉल। अब रासायनिक संगठन के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, या इसका ऑरिजिन क्या है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है हमने देखा अभी। तो जो केंद्रकीय कला होती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या बनती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति होती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति हम कहाँ से लिखेंगे? केंद्रकीय कला अथवा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से लिखी? केंद्रकीय कला के द्वारा इसकी उपस्थिति हम देखते हैं। अब लास्ट इसका भाग रह गया है, इसका फंक्शंस या कार्य क्या होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो होती है वो क्या कार्य करती है। तो गोल्जी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो क्या होता है? जनरली इसका काम होता है सेक्रेशन करना या स्रवण करना। तो जनरली इसका मेन काम क्या है? सिक्रेशन या स्त्रवण जिसको कहते हैं। तो स्त्रवण से रिलेटेड काम भी यह करती है। सबसे मुख्य कार्य है इसका क्या है? सिक्रेशन करना या स्त्रवण करना। तो स्त्रवण किन पदार्थों को करती है? सबसे पहले प्रोटीन का सिक्रेशन या प्रोटीन स्त्रवण करने का काम करती है। और थर्ड जो काम हो रहता है वह क्या होगा कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण होता है, इन झिल्ली के निर्माण के समय भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करना। दूसरा, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, इन पादप कोशिकाओं के अंतर्गत जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल, इस प्लांट सेल वॉल का भी निर्माण करना। तो 4 इसके महत्वपूर्ण काम होता है। और एक और भी इसका महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, लाइसोसोम जो होता है, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम या आत्मघाती थैली जो होती है, इस लाइसोसोम का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। तो लाइसोसोम का निर्माण करना, ये चारों ही 5 कार्य जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जनरली इसका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? स्त्रवण करने का काम होता है। स्त्रवण किसका करती है? तो प्रोटीन का स्त्रवण करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका निर्माण करना, पादप कोशिका भित्ति का जो निर्माण करना, और लाइसोसोम का निर्माण करने का कार्य भी जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है।